नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को गर्भावस्था के दौरान होने वाले किस किस तरह के परेशानियां हैं, उन्हें किस तरह का सावधानी बरतना चाहिए, किस तरह का खान पान लेना चाहिए, हर तरह के विषय पर आज हम डॉक्टर से सलाह मशविरा लेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है मेरा आपसे कि गर्भावस्था के दौरान ऐसा क्या देखभाल है, क्या महत्व है देखभाल की, तो हमारे दर्शकों को आज आप ये बताइए। देखिए, गर्भावस्था के दौरान जो देखभाल या जो केयर होता है उसको मेडिकल भाषा में एंटीनेटल केयर बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एक स्वस्थ माँ से एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होना। और गर्भावस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा एक 9 मंथ्स का एक जर्नी होता है, एक जिसमें कि महिला में बहुत तरह के शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको कि सही समय से समझना, उनको समझाना, उनको सही सलाह देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका निदान या उसका प्रिवेंशन किया जा सके। जी, अच्छा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुछ होने वाली बीमारियां, उनकी उस वजह से जो उनकी तकलीफ नहीं हो, किसी बीमारी से कोई उन पर अटैक नहीं हो, तो क्या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टीकाकरण की भी सलाह दी जाती है? बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसे टीके पड़ते हैं जो कि माँ एवं बच्चे दोनों के पर्पज से पड़ते हैं जी। जैसे कि सबसे कॉमन है जो इंडिया में और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो टेटनस का इंजेक्शन भारत में एक बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। गर्भावस्था के दौरान ये टीकाकरण हमारी जो आशा महिलाएं बहनें होती हैं, उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर कवरेज किया जाता है। टेटनस का जो वैक्सीन होता है वो महिलाओं को लगभग चौथे महीने में और फिर उसके 1 से सवा 1 महीने के बाद सेकेंड डोज के रूप में दिया जाता है। यदि उन्होंने पहले से कोई टेटनस का वैक्सीन लिया हुआ है तो सिर्फ एक बूस्टर डोज उनको लगाया जाता है। टेटनस वैक्सीन जो लगता है गर्भावस्था के दौरान, उसका मेन पर्पस होता है नवजात शिशु में नियोनेटल टेटनस नाम की बीमारी से बचाव करना, जो कि हमारे देश में एक समय पूर्व तक बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन स्थिति की तरह स्थितियां बनाता था, जो कि अब इस मुहिम की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। इसके अलावा और भी दूसरे वैक्सीन्स होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि गर्भावस्था में बिल्कुल ही सेफ़ है। लगभग चौथे से 5वें महीने में ही इसको भी दिया जा सकता है, जिससे कि महिलाएं, स्पेशली जो ठंडे प्रदेश में, ठंडे स्टेट्स में जो रहती हैं या फिर जो प्रोन होते हैं, जो जिनको कि इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनको ये वैक्सीन बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे भी ये वैक्सीन हर गर्भवती महिला को लगाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जी, अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि ठंडे प्रदेश में, तो गर्भावस्था के दौरान क्या मौसम भी उनके ऊपर असर डालता है? बिल्कुल, गर्भावस्था में ऐसे ही शरीर में इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं एक नॉन गर्भावस्था स्टेट के कंपैरिजन में, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हुई रहती हैं। जैसे कि कैलोरीज़, नॉर्मली अगर 2200 कैलोरीज़ किसी महिला को ज़रूरत है, तो प्रेगनेंसी में 2500 से 2600 किलो कैलोरीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है। उनको प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स सबकी रिक्वायरमेंट उनके शरीर में ज़्यादा रहती है और उनकी इम्यूनिटी कुछ हद तक कम हो जाती है प्रेगनेंसी में। इसीलिए जब हम कहते हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर किसकी करें, तो जिस तरह से बच्चों की, वृद्ध लोगों की, उसी तरह से गर्भवती महिलाओं को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सीज़न चेंज होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से ठंडा आए, तो ऐसी स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम्स होने की संभावना डेफिनेटली बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। या फिर जब कोई लेडी गर्भवती हो गई है और ठंडे का समय आ रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये ज़्यादातर मौसम चेंज के दौरान अपना रूप ज़्यादा लेता है या ज़्यादा इन्फेक्शंस इसके ज़्यादा हम देख पाते हैं।
तो उस टाइम पे अगर उनको सही समय से वैक्सीन हमने लगा दी, या फिर उनको सही समय से सारी सलाह हम दे रहे हैं कि आप किस तरह से अपने आप को बचाव करिए, किस तरीके से बाहर के खान पान से बचिए, या क्या आप अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लीजिए, एडिक्वेट डाइट लीजिए, पानी की मात्रा अच्छे से लें, तो काफ़ी हद तक ये जो सीजनल वेरिएशंस के कारण जो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सीजनल बीमारियां जिसको कहते हैं, उससे बचाव हम कर सकते हैं। जी, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं का पोषण किस तरह का होना चाहिए? ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाग है एंटीनेटल केयर का, क्योंकि एक स्वस्थ महिला या एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और प्रेगनेंसी की जर्नी उस 9 महीने 7 दिन की होती है। अगर हम ऐसे देखें 280 दिन की होती है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का कंप्लीट टर्म इतने दिनों का होता है। इस दौरान उस महिला में जैसा कि अभी मैंने बताया कि कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक नया जीवन डेवलप हो रहा होता है। और आयरन, क्योंकि ब्लड बच्चे को भी माँ के थ्रू ही जाता है, या कैल्शियम जो कि उस बच्चे के पूरे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, वो सब चीज़ माँ के द्वारा ही गर्भ के दौरान बच्चे में जाता है। तो ऐसे में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट लगभग, अगर हम ऐसे बात करें समझाने के पर्पज़ से, तो दुगनी हो जाती है। जैसे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर आयरन की रिक्वायरमेंट 18 से 20 मिलीग्राम है, तो प्रेगनेंसी में 40 से 60 मिलीग्राम का आयरन डेली बेसिस पे महिला को ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से प्रोटीन की मात्रा महिला को लगभग 1.5 गुना मात्रा में महिला को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सीधा दुगनी होती है। अगर 500 मिलीग्राम डेली चाहिए कैल्शियम किसी नॉन प्रेग्नेंट लेडी को या किसी व्यक्ति को, तो प्रेगनेंसी में 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम लगभग चाहिए। तो इसको अगर हम साधारण भाषा में हम समझाने का प्रयास करें, तो जैसे 1 लीटर दूध में लगभग हम लोग एक अंदाज़न मान सकते हैं कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होगा। तो अगर 1 नहीं तो आधा लीटर दूध ज़रूर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, और ताकि नेचुरल सोर्सेज से भी उसको कैल्शियम मिले, और सप्लीमेंटेशन तो एक पार्ट होता है। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नरिशमेंट है, इसका गाइडेंस लेने के लिए महिलाओं को रेगुलर बेसिस पे जो डॉक्टरी सलाह है, या जो सबसे बड़ा हमारा सरकारी स्कीम है जिसमें कि आउटरीच प्रोग्राम, ये आशा जो हमारी बहनें होती हैं, ये इस मुहिम में सबसे बड़ा पिलर की तरह साबित हुई हैं। घर घर जाके कौन घर में गर्भवती है उसको नेसेसरी सलाह देना, या घर वालों को नेसेसरी सलाह देना कि इस दौरान इसकी इस तरह से केयर करो, इस तरह से इसका खान पान करो, ताकि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और खुद भी पोस्ट डिलीवरी उस स्थिति में रहे कि उस बच्चे का भरण पोषण भी अच्छे से कर सके, और उसका खुद भी कोई शारीरिक कमी उसको लंबे समय तक उसके शरीर में ना आए। जी, अच्छा, एक जैसे ग्रामीण महिलाओं को देखा जाता है कि उनमें एक धारणा सी बनी होती है कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये ठंडा है, ये गर्म है, या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे जगहों पर मैंने भी ग्रामीण इलाकों में जो फूड फैक्ट्स कहते हैं, जिनको गलत धारणाएं बना के बैठे होते हैं, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, धारणाएं तो डेफिनेटली बनी हुई हैं। धारणाएं कैसे ठीक होंगी? जब वो सही सलाह के लेने के लिए सही व्यक्ति के पास पहुंचेंगी। अगर उनको समय से डॉक्टरी सलाह के लिए लाया जाए, और उनके मन में, देखिए जो एंटीनेटल केयर है एक नॉर्मल डॉक्टरी सलाह नहीं होती है। इसमें हम कोई इलाज नहीं करते हैं, हम इसमें काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्या होता है कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसकी सलाह दें, क्या कितना मात्रा में खाएं उसकी सलाह दें, किस प्रकार वो रेस्ट करें उसकी सलाह दें। तो ये एक तरह का सलाहकार का काम होता है ज़्यादातर जब कोई महिला गर्भवती होती है और वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। बिल्कुल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अटपटी से धारणाएं बनी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब गलत हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वो गलत होते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल एक नया ये बन गया है कि जो देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि ये देख रहे हैं ये भी खाएंगे। जो जिस प्रदेश का है वहाँ पर जो सीजनल चीज़ें उपलब्ध हैं उसी से न्यूट्रिशन लेना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि जो जिस एरिया में जिस तरह के फ्रूट्स हैं वो प्रकृति के अनुसार हैं, उस तरह के फ्रूट्स लेना चाहिए। कौन सी चीज़ ठंडा करेगी, गर्म करेगी, धारणाओं के बजाय आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए।
या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पीएससी ही जाइए, ठीक है, आप गांव पे अगर कोई है महिला तो पीएससी पे जाएं, जो पीएससी की वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, उनसे आप सलाह करिए कि डॉक्टर साहब हम इसमें क्या खाएं या क्या नहीं खाएं। जी, अच्छा, एक जैसे खान पान में हम लोगों ने बताया कि पोषण कैसा होना चाहिए, पोषक तत्व के बारे में आपने समझाया कि आयरन, तो मैं थोड़ा सा आपसे अपने दर्शकों को ये बताने के लिए आग्रह करूंगी कि खान पान उनका कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ खाएं, किस चीज़ की मात्रा उनके खान पान में ज़्यादा हो, कौन सा सब्जी जैसे हो या ग्रीन वेजिटेबल बताएं, जैसे आप कौन सा खाद्य पदार्थ उनको किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उनको किस चीज़ों से मिल सकती है? सबसे आसान तरीका है प्रोटीन का दाल या फिर अंकुरित, या मूंग हो गया, हरा मूंग हो गया या चना हो गया, उसको फुला के जब वो स्प्राउट करने लगे, जब वो अंकुरित होने लगे, वो एक कटोरी यदि वो खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। आयरन किन किन चीज़ों में होता है? आयरन होता है आपके जितने ये नट्स हैं, खजूर हो गया, ये सब में नट्स होता है, गुड़ में आयरन होता है, हल्दी में आयरन होता है। हल्दी बहुत ही सस्ता सोर्स है आयरन का, बहुत ही ईजिली उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध होता है। तो अगर इसको आयरन की मात्रा, जैसे कि मैंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान लगभग दुगनी हो जाती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं, तो उसमें आप जितना यूजुअली आप जो हल्दी डालते हैं उससे थोड़ा 1.5 गुना या 2 गुना आप डाल सकते हैं। दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, जिससे कि कैल्शियम और आयरन दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि सब लोग जानते हैं कि हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और सही समय से ये डीवर्मिंग की टैबलेट, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार देखा जाता है कि पेट में ऐसे कीड़े हो जाते हैं जो कि आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं बढ़िया से, तो इसके कारण भी महिलाओं में अनीमिया बहुत हद तक देखा गया है। अच्छा। तो ऐसे केसेस में अगर वो इवन सरकारी संस्थानों में बहुत ही ईजिली उपलब्ध है, वो एक टैबलेट उनको लेना ही चाहिए एक बार। और जो खान पान जिस तरह से जो घर में उपलब्ध है उसी में बस मात्रा इस तरह से रखना है। इसमें एक चीज़ और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि जो नॉर्मल वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, एक नॉर्मल वज़न की महिला लगभग 11 kg तक उसका वज़न प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर किसी महिला का वज़न पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको हम 6 से 7 kg से ज़्यादा वज़न बढ़ाने के लिए ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाने से उनको मना किया जाता है। और अगर कम वज़न की महिला है, पहले से ही कमज़ोर है, उसका BMI काफ़ी कम है, तो उसको हम 15 से 18 kg तक भी वो वज़न गेन कर सकती है, उस तरह का डाइट वो ले सकती है। जो सीजनल फ्रूट्स उपलब्ध हैं, सेब हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जिससे कि मेडिकली कोई चीज़ का परहेज़ जिसमें कि स्पेशली मेंशन्ड हो। हाँ, हर किसी महिला की अपनी प्रवृत्ति होती है कि ये खाने से अगर उसको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है तो वो ना खाए, जो चीज़ उसको खाने से अच्छा महसूस हो रहा है वो खाएं। और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, ये भी एक धारणा बनी हुई है, लोग पहला विजिट ही लेते हैं, चौथे महीने में डॉक्टर के पास चलेंगे, पहले नहीं जाएंगे, जबकि पहले 3 महीने में महिला सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ खाने पीने में भी बहुत तकलीफ होती है, उसको हर मॉर्निंग सिकनेस, रुचि नहीं होती है, जिस वजह से वो ढंग से डाइट ही नहीं ले पाती हैं। काफ़ी केसेस में उल्टियाँ वगैरह, उल्टियाँ जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है, अगर वो अत्यधिक मात्रा में हो तो वो अपने आप न्यूट्रिशन को बॉडी में और कम कर देती हैं। तो इसीलिए सही समय से अगर सलाह ली जाएगी तो आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इस चीज़ का एक बैलेंस्ड तरीका आपको ज़रूर एक्सपर्ट बता देंगे। उसके अलावा घर में अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो उसमें भी आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो बहुत ज़्यादा तला भुना बेशक ना खाएं, क्योंकि उससे दूसरी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन जो भी जैसे रेड मीट होता है, रेड मीट में आयरन बहुत होता है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए अंडा बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन दाल के माध्यम से, अंकुरित के माध्यम से, या दूध के माध्यम से, छेना के माध्यम से, या ताज़ा दही जो होता है, ये सब प्रोटीनेशियस डाइट में आता है। जैसा आपने बताया खजूर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स, जो महिलाएं जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बेशक ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से उनको काफ़ी हद तक आयरन भी और मिनरल्स भी उसमें
होते हैं जो उनको मिलेंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सिंपल उपाय हैं, हरी सब्जियां खाना, दाल खाना। दाल जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आसानी से उपलब्ध है। चना का दाल भी होता है, अंकुरित भी खा सकते हैं, वो उसके माध्यम से प्रोटीन वो ले सकते हैं। और उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत इजीली मिल जाते हैं वो खा सकती हैं। जी, अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, बहुत तरह तरह के पोस्ट पे हैं, तो उन वर्किंग लेडीज़ के लिए हमें क्या सलाह देंगे? पहले आप गर्भावस्था धारण करने से पहले उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, गर्भावस्था धारण करने से पहले अगर इस तरह की स्थिति है कि वो वर्किंग महिलाएं हैं, उनको समय का अभाव है, उनको सही समय से वो जिस समय पे सलाह दी गई है उस समय पे वो खा नहीं पाती हैं क्योंकि उनके प्रायर वर्क कमिटमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से वो नहीं कर पाती हैं, तो उनको ऐसे केसेस में उस दंपति को प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी। आजकल ये चीज़ बहुत ही इस चीज़ को बढ़ावा भी मिल रहा है, इसको एनकरेजमेंट मिल रही है। इसको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के नाम से मेडिकल भाषा में बोला जाता है। मतलब यदि कोई कपल जो वर्किंग है, माता भी वर्किंग है, पिता भी वर्किंग है, तो वो अपना प्लान करके प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकते हैं। और प्लान करने से पूर्व ही किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके जो नेसेसरी टेस्ट्स या जो नेसेसरी सलाह या जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि फॉलिक एसिड एक गर्भावस्था के पहले, उसके दौरान उसका अपना एक विशेष महत्व है। 400 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड जो है डेली इतनी मात्रा में हर एक गर्भवती महिला को मिलना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो भावी बच्चा है, जो गर्भ में बच्चा है, उसमें बहुत तरह के अगर उसके अभाव के कारण बहुत तरह के डिफेक्ट्स भी देखे गए हैं। और जैसा कि अभी हम वर्किंग महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो प्लान करने से पहले ही वो कुछ ऐसे टेस्ट करा सकती हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि अगर उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिसिट है और यदि वो किसी तरह के स्ट्रेस में है, चाहे वो वर्क को लेके हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके हो, उस स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए नॉन स्ट्रेस जो लेडी है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल में या स्ट्रेस फ्री होकर ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। क्योंकि वर्किंग लेडी है तो उनको खाने पीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो उनको किस तरह की सावधानी ऐसी बरतनी चाहिए कि उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे? उनको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि सही समय से और सही समय पर उनको रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि ऐसे तो नॉर्मली जैसे कहा जाता है 8 घंटे की नींद किसी भी व्यक्ति के लिए, महिला हो पुरुष हो, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसमें कम से कम 2 घंटा एडिशनल रेस्ट उसमें हम लोग बोलते हैं, चाहे वो विभाजित तौर पे लें, चाहे वो एक पर्टिकुलर एट अ स्ट्रेच लें, दिन के समय में लें या थोड़ी देर में लें, उस तरीके से भी ले सकती हैं। और डाइट जहाँ तक है, जो उनको डाइट मिला हुआ है जो उनको डाइट मिला हुआ है उस तरीके से डाइट चार्ट भी फॉलो कर सकती हैं। जिस समय में उनको समय मिले उस टाइम में वो निर्धारित मात्रा में वो डाइट को ले सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमें जानकारी दिया जाए कि जैसे गर्भावस्था में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि 2 बच्चे हो जाते हैं, ट्विंस जिनको कहते हैं, एक साथ पेट में 2 बच्चों का जब उनकी वृद्धि होती है, तो उस ऐसी परिस्थिति में फिर माँ को किस तरह से क्या सावधानियाँ, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने जो महत्व डिस्कस किया था एंटीनेटल केयर का, उसका सबसे मेन पर्पस होता है गर्भावस्था के दौरान ये चीज़ का आकलन कर लेना कि क्या ये प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है या कहीं इसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अब ये जो जुड़वा बच्चे जिसको ट्विन प्रेगनेंसी बोला जाता है, ये अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, प्रकृति ने गर्भावस्था एक बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन यदि उसमें 2 बच्चे ठहरे हैं तो ये अपने आप में हर तरीके से एडिशनल प्रेशर आ जाता है महिला के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उसके गर्भाशय के ऊपर, कि वो दोनों बच्चों को इक्वली जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसमें अपने आप जो सारे रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने आपको बताए वो दोगुने तो हो ही जाते हैं, लेकिन
सावधानियां अपने आप में और बढ़ जाती हैं जी। क्योंकि उनको जो भी सिम्टम्स हैं वो दुगने होंगे। अगर उनको सुबह के समय में मन खराब हो रहा है या उल्टियाँ हो रही हैं तो वो दुगनी होगी, अगर उनको पैरों में सूजन आ रही है तो वो ज़्यादा होगा, या फिर समय से पूर्व डिलीवरी होने का रिस्क एक जुड़वा प्रेगनेंसी यानी ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 280 दिन होता है। जुड़वा प्रेगनेंसी में ये 280 दिन का टाइम हम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आमूमन 6 से 8 सप्ताह पहले ही जो गर्भाशय होता है कई बार उसमें पानी की थैली फटने का डर हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा महिला में बीपी बढ़ने का संभावना, जिसको कि हम लोग प्री एक्लैम्शिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में, वो डेवलप करने का रिस्क बन जाता है। अनीमिया का रिस्क इसमें दुगना होता है क्योंकि लोड जो है सारा चीज़ डबल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ फ्रीक्वेंट विजिट्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इससे अगर हम महीने का चेकअप कर रहे के लिए गाइड करते हैं तो इसमें 15-20 दिन में ही एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। दोनों बच्चों का अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो ग्रोथ है उसका आकलन सही तरीके से करना, क्योंकि जब 2 बच्चे होते हैं गर्भ में तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि एक बच्चा ग्रोथ अच्छा बढ़ रहा है, एक बच्चा थोड़ा दुबला हो जाता है, पीछे रह जाता है। ये चीज़ ना ज़्यादा तेज़ वाले के लिए अच्छा है ना कम वाले के लिए अच्छा है, ये दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसलिए एक मिला जुला ग्रोथ एक ट्विन प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा हमारा एम होता है। इसको इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इस चीज़ को बिल्कुल डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही आगे मेंटेन करना चाहिए। एक चीज़ देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को किसी परिवार में तो कहते हैं कि ऐसा करो, खूब काम करो, खूब जितना भी शरीर से मेहनत करना है, क्योंकि उस समय जब डिलीवरी का समय होगा तो बच्चा आसानी से जन्म ले सकता है। और किसी घर में बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस रखा जाता है कि नीचे नहीं बैठो, बहुत सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो। तो आप ऐसे में क्या सलाह देना चाहती हैं गर्भवती महिलाओं को? देखिए, ये अपना परसेप्शन के ऊपर है। हम अपने पेशेंट्स को या उन गर्भवती महिलाओं को यही सलाह देते हैं कि आप अपने आप को खुद हैंडल करो। आपको अगर लग रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट या फिर आपको बिल्कुल एकदम स्टैटिक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लेने की ज़रूरत पड़ेगी या हर वक्त रेस्ट लेने की। एडिक्वेट रेस्ट मिलना चाहिए, सही समय पे सही मात्रा में उनको रेस्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं के लिए। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन है, उनको डॉक्टर ने ही बोला है कि नहीं आप थोड़ा रेस्ट करिए, आप इस तरीके से रहिए, तो उनको करना चाहिए। लेकिन जिसकी बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी प्रेगनेंसी है उनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि फिजिकली एक्टिव रहने से उनका भी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत बढ़िया रहेगा, बेबी को भी सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मिलेगी, एवरेज वेट गेन में ही रहेंगे। अगर ओवर वेट गेन हो जाता है तो कई बार प्रेगनेंसी अपने आप में कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इसीलिए फिजिकली एक्टिव रहना उसी सीमा तक जिसमें कि वो महिला खुद सेटिस्फाइड है, खुद उसको लग रहा है कि नहीं मैं इतना करके मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, उस तरीके से ही उनको काम करना चाहिए। अत्यधिक किसी भी चीज़ का खराब है, मतलब हल्का फुल्का योगा और बिल्कुल वॉक, ये सब उसको मदर क्राफ्ट क्लासेस बोला जाता है। हर गर्भवती महिला को इसीलिए उनको सलाह के लिए बुलाया जाता है ताकि उनको ये सारी चीज़ें समझाई जा सकें। स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब बहुत बेनिफिशियल रहता है प्रेगनेंसी में। अच्छा, ये अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जच्चा बच्चा के लिए एक जननी सुरक्षा योजना भी चलाई जा रही है, उस विषय पे हमारे दर्शकों को थोड़ा ये जननी सुरक्षा योजना जो है सरकार के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रोग्राम है। इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कि हॉस्पिटल डिलीवरीज को इनकरेज करना। जो सरकारी संस्था हैं जैसे PSC, CSC, ब्लॉक हॉस्पिटल्स, ये सारे जो हैं इनमें हर तरह से एकदम रेडी रहते हैं कोई भी डिलीवरी को हैंडल करने के लिए। और जब महिलाएं इस चाहे खुद चाहे आशा के द्वारा अगर इस संस्था में डिलीवरी कराती हैं तो उनको कुछ राशि भी इस के एवज में मिलता है। और इसका मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि सही समय से जो डिलीवरी के दौरान यदि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत आने के आसार लगते हैं तो उनको टाइमली रेफरल किया जाता है एक से ऊपर सेंटर पे।
अगर वो पीएससी में कोई महिला गई है तो उसको अगर उसका लेबर में देख रहा है कि बच्चा उल्टा है, नॉर्मल डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो उसको सही समय रहते उसको एक हायर सेंटर पे रेफ़र किया जा सके। तो ये जननी सुरक्षा योजना का मेन पर्पस सरकार का यही है कि जो हॉस्पिटल डिलीवरीज हैं उसको हम एनकरेज कर सकें। जी, मतलब घर में बच्चों का डिलीवरी ना हो, और किसी भी तरह से जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी के दौरान किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन के कारण जो डेथ्स हो जाती हैं या कुछ सीरियस हो जाती हैं वैसा ना हो, या फिर बच्चा जन्म के बाद नियोनेटल मॉर्टेलिटी जिसको कहा जाता है, नवजात शिशु जो होता है जन्म के बाद यदि किसी भी तरह का उसको दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, तो फिर उसमें उसका सही समय पर सही इलाज उसको मिल सके। जी, आज हमने दर्शकों को बहुत सारी बातों से अवगत कराया, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, कैसा पोषक तत्व हमारे शरीर को जाना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए, टीकाकरण हमारे गर्भावस्था के दौरान क्यों आवश्यक है, और इन सभी की जानकारी हमारे दर्शकों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से मिल गई होगी। और हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रिया सिंह का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आप सभी दर्शकों से आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद।